क्या आपने कभी अगस्त के आखिर में अपने टमाटर के पौधों को देखा है, जो मजबूत पर अड़े हुए हरे फलों से लदे होते हैं? समय बीतता है, रातें ठंडी होने लगती है, पर टमाटर पकने का नाम ही नहीं लेते। निराशा होती है ना? लेकिन क्या हो, अगर मैं आपको बताऊं कि आप पौधे पर लगे लगभग सभी टमाटरों को एक साथ, जैसे किसी इशारे पर, पकने के लिए मजबूर कर सकते हैं? और इसके लिए आपको एक बूंद भी रसायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम एक ऐसी आसान लेकिन बेहद प्रभावी कृषि तकनीक का खुलासा करेंगे, जो आपकी हरी उम्मीदों को एक शानदार लाल फसल में बदल देगी। ये समझने के लिए कि हमारा तरीका कैसे काम करता है, आइए टमाटर के पौधे के अंदर झांक कर देखें। पौधे का मकसद एक साथ सारा फल देना नहीं होता। उसका काम है फल देने की प्रक्रिया को लंबा खींचना, ताकि वह किसी भी मौसम की स्थिति में अपनी अगली पीढ़ी को सुनिश्चित कर सके। इसीलिए टमाटर धीरे धीरे पकते हैं, नीचे की गुच्छों से शुरू होकर। इस प्रक्रिया का मुख्य नियंत्रक है पौधे का हार्मोन, एथिलीन गैस। यही फल को पकने का समय आ गया है का आदेश देता है। हमारा काम प्रकृति से लड़ना नहीं है, बल्कि चतुराई से उसकी मदद करना है। हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी है जहां पौधा खुद तय करे कि अब सारा फल देने का समय आ गया है, और तुरंत सभी फलों में एथिलीन का उत्पादन शुरू कर दे। तो लाल फसल नाम के हमारे इस ऑपरेशन की शुरुआत कहां से करें? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है सही समय चुनना। इसमें एक स्नाइपर जैसी सटीकता की जरूरत है। अगर हमने जल्दबाजी की, तो उन फलों को पकने का मौका नहीं मिलेगा जो अभी और बढ़ सकते थे। हम अपनी फसल का एक हिस्सा खो देंगे, और यह हमेशा नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर हमने देर की, तो हम पतझड़ की ठंड से मुकाबला हारने का जोखिम उठाएंगे। पहली ही पाला हमारे कच्चे टमाटरों को एक भी मौका नहीं देगा। अनुभवी बागवानों का सुनहरा नियम कहता है, पहली गंभीर ठंड पड़ने से लगभग 30-40 दिन पहले शुरुआत करनी चाहिए। इस तारीख का अंदाजा कैसे लगाएं? अपने क्षेत्र का लंबा मौसम पूर्वानुमान देखें। आमतौर पर ऐसे इलाकों में यह अगस्त की शुरुआत से मध्य तक का समय होता है। रात के तापमान पर भी ध्यान दें। जैसे ही यह लगातार 10-12 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने लगे, यह पौधे के लिए एक निश्चित संकेत है कि अब बढ़ना बंद करके सारी ताकत अपनी संतानों पर, यानी हमारे टमाटरों पर लगानी है। सही समय का चुनाव ही हमारी पूरी सफलता की नींव है। तो हमने समय तो चुन लिया है, अब आगे क्या? अब हमारा काम है पौधे की शारीरिक वृद्धि को रोकना। आप जानते हैं, टमाटर का पौधा बहुत जीवंत होता है। ये ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, नई टहनियां और पत्तियां निकालता रहेगा, जब तक इसे थोड़ी सी भी गर्मी और रोशनी मिलती रहेगी। लेकिन मौसम के अंत में यह ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी है। हमें नई हरी पत्तियां नहीं चाहिए, हमें तो लाल लाल फल चाहिए। इसलिए हमें पौधे को एक स्पष्ट और सीधा संकेत देना होगा, बस रुक जाओ, बढ़ने का मौसम खत्म हो गया है, अब फसल देने का समय है। इसके लिए हम एक प्रक्रिया करते हैं, जिसे बागवान पिंचिंग या टॉपिंग कहते हैं। हम प्रत्येक मुख्य तने पर सबसे ऊपरी वृद्धि बिंदु ढूंढते हैं, वह जगह जहां से नई पत्तियां निकलती हैं, और इसे बस अपनी उंगलियों से तोड़ देते हैं या सावधानी से प्रूनर से काट देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, इसे एकदम ऊपर से नहीं करना है, बल्कि आखिरी विकसित फल के गुच्छे के ऊपर 2-3 पत्तियां छोड़नी है। ये पत्तियां पंप की तरह काम करेंगी और फलों तक पोषण पहुंचाएंगी। यह सरल प्रक्रिया पौधे की सीधी वृद्धि को पूरी तरह से रोक देती है, और उसे जड़ों से सभी पोषक तत्वों को नई टहनियों में भेजने के बजाय पहले से मौजूद टमाटरों में भेजने के लिए मजबूर करती है। हमने ऊपरी हिस्से की पिंचिंग कर दी है, लेकिन यह जिद्दी टमाटर हार मानने को तैयार नहीं है। ये लगातार नए फूल और फल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और नए नए फूलों के गुच्छे निकाल रहा है। ये पीले फूल कितने प्यारे और उम्मीद जगाने वाले लगते हैं, है ना? लगता है अभी एक और टमाटर उग आएगा। लेकिन सीजन के अंत में यह सिर्फ पोषक तत्वों को बर्बाद करने वाला एक जाल है, और हमारे लिए झूठी उम्मीद। आइए यथार्थवादी बने।
अगस्त के मध्य या अंत में निकले फूल से एक पूरा बड़ा फल न तो उग पाएगा और न ही पक पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो एक छोटा सा हरा मटर जैसा ही रहेगा, जो बस पौधे की कीमती ऊर्जा बर्बाद करेगा और बर्फ में दब जाएगा। और ऐसे हर फूल को बनाए रखने में पौधा पोटेशियम, फास्फोरस और अन्य महत्वपूर्ण तत्व खर्च करता है। वही तत्व जिनकी अभी उन टमाटरों को बहुत जरूरत है, जो बन तो चुके हैं लेकिन अभी हरे हैं। इसलिए भले ही हमें बुरा लगे, हमारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। हम बिना किसी दया के सभी फूलों और यहां तक कि जो कलियां अभी खुली नहीं है, उन सबको हटा देते हैं। हर तोड़ा गया फूल एक अतिरिक्त पोषण है जो उसके बड़े हरे भाइयों को मिलेगा और उनके लाल होने के सफर को तेजी देगा। इसी सिद्धांत पर हम अगले उन छोटे छोटे फलों के साथ भी ऐसा ही करते हैं, जिन्हें हटाना जरूरी है। ये सबसे छोटे अभी अभी लगे हुए टमाटर होते हैं, जो मटर के दाने या छोटी चेरी जितने बड़े होते हैं। हाँ, मुझे पता है, किसी छोटे से फल को भी तोड़ते समय मन कचोटता है। ऐसा लगता है कि यह बर्बादी है। लेकिन आइए एक बार फिर बागवानी करने वाले की तार्किक सोच को काम में लाए। इस छोटे से टमाटर के सामान्य आकार तक बढ़ने और ठंड पड़ने से पहले पकने की संभावना न के बराबर होती है। यह भी फूल की तरह एक परजीवी ही है, जो पौधे से अनावश्यक पोषण खींचता है और कीमती शर्करा व सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपभोग करता है। नतीजतन हम न इधर के रहे न उधर के वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। न यह छोटा फल बड़ा हो पाता है और न ही इसके बड़े भाई बहनों को पर्याप्त पोषण मिल पाता है, जिसके कारण उनके पकने में देरी होती है। इसलिए उन सभी छोटे छोटे फलों को बेझिझक हटा दें, जो स्पष्ट रूप से पक नहीं पाएंगे। हटाया गया हर एक मटर दाना उन फलों के लिए ऊर्जा की एक अतिरिक्त खुराक है, जिनके पास बड़े और लाल होने के पूरे मौके हैं। यह क्रूरता नहीं, बल्कि आपके टमाटर के पौधे के संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन है। शानदार। हमने अपनी शुरुआती छंटाई कर ली है। अनावश्यक ऊपरी शाखाओं, फूलों और छोटी फलियों को हटा दिया है। इससे हमने क्या हासिल किया? हमने पौधे के अंदर पोषक तत्वों के मार्ग को कृत्रिम रूप से बदल दिया है। कल्पना कीजिए एक जटिल सड़क प्रणाली की। पहले जड़ों से मिलने वाले पोषक तत्व हर दिशा में बहते थे, ऊपर नए पत्तों की ओर, बगल में अतिरिक्त शाखाओं की ओर, फूलों की ओर और सभी फलों की ओर, चाहे वे बड़े हों या छोटे। अब हमने उन सभी अनावश्यक रास्तों को बंद कर दिया है। हमने केवल एक मुख्य मार्ग छोड़ा है, जड़ें, तना, बड़े हरे फल। अब पानी, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पत्तियों में बनने वाली शर्करा जैसी सभी निर्माण सामग्री एक शक्तिशाली धारा के रूप में ठीक उसी जगह जा रही है जहां हमें इसकी आवश्यकता है। जो फल पहले बचे खुचे पोषण पर निर्भर थे, अब वे ध्यान के केंद्र में आ गए हैं। उन्हें अब भरपूर पोषण मिल रहा है, जिससे वे न केवल तेजी से वजन बढ़ा पाएंगे, बल्कि पकने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक पदार्थों को भी सक्रिय रूप से जमा कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो हमने अपनी झाड़ी को एक अव्यवस्थित विकास इकाई से बदलकर टमाटरों को पकाने के लिए एक पूरी तरह से व्यवस्थित और कुशल कन्वेयर बेल्ट में बदल दिया है। तो अब जब हमने पोषक तत्वों की उचित व्यवस्था कर ली है, अब समय आ गया है कि हम अपने टमाटर के पौधे को थोड़ा झकझोरें, उसे हल्का लेकिन प्रभावी तनाव दें। घबराइए नहीं, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। पौधों की दुनिया में हल्का तनाव जीवन चक्र के अंतिम चरण में जाने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करता है, यानी फलों के अंदर मौजूद बीजों को परिपक्व करने के लिए। जब पौधा महसूस करता है कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं, तो उसका मुख्य जैविक कार्यक्रम चीख उठता है, सावधान, खतरा है, अगली पीढ़ी को तुरंत तैयार करना होगा। और टमाटर के लिए उसकी संतान क्या है? बिल्कुल सही, पके हुए फल जिनमें परिपक्व बीज हों। हमारा काम है कृत्रिम रूप से ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियों का भ्रम पैदा करना। यह एक हल्के धक्के जैसा है, जो किसी विचार मग्न धावक को फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उसे प्रेरित कर रहे हैं। और इसे करने के कुछ बहुत प्रभावी और सुरक्षित तरीके हैं, जो टमाटर को अब पकने का समय है का संकेत देंगे।
अब हम उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। नियंत्रित तनाव पैदा करने का पहला और सबसे आसान तरीका है सिंचाई कम करना। जरा सोचिए, प्रकृति में गर्मियों के अंत में क्या होता है? बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है और मिट्टी सूखने लगती है। पौधे के लिए यह इस बात का सीधा संकेत है कि अब पतझड़ आने वाला है। हम बस इसी प्राकृतिक प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। इस समय से हम पौधों को ज्यादा और नियमित पानी देना बंद कर देंगे। हमारा लक्ष्य क्यारी को सहारा रेगिस्तान में बदलना नहीं है, बल्कि बस मिट्टी को सामान्य से थोड़ा ज्यादा और गहराई तक सूखने देना है। अगर पहले आप ऊपर की परत सूखते ही पानी देते थे, तो अब इंतजार करें जब तक कि मिट्टी 5-7 सेंटीमीटर की गहराई तक न सूख जाए। पौधा तुरंत नमी की कमी महसूस करेगा। उसके लिए यह एक संकेत होगा, पानी कम हो रहा है, जल्द ही यह पूरी तरह खत्म हो सकता है। जब तक मौका है, जल्दी से फल पका लो। ये तरीका न केवल फल पकने को बढ़ावा देता है, बल्कि टमाटरों को और ज्यादा स्वादिष्ट भी बनाता है। ज्यादा पानी फलों को पानीदार और कम मीठा बनाता है, जबकि हल्की सूखे जैसी स्थिति इसके विपरीत उनमें शर्करा और सूखे पदार्थों को केंद्रित करती है। मुख्य बात यह है कि अति न करें और पत्तियों की स्थिति पर लगातार नजर रखें। यदि वे बादल वाले मौसम में भी बहुत ज्यादा मुरझाने लगे, तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा कर दिया है और थोड़ा पानी देना अभी भी जरूरी है। अब हम एक ऐसी मुख्य, लगभग गुप्त विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो पौधों को सचमुच हिला देती है और उन्हें पकने के लिए सबसे जोरदार प्रेरणा देती है। तैयार हो जाइए। अब हम जड़ों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। सुनने में यह शायद अजीब या डरावना लगे, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही प्रभावी और, अगर सही ढंग से किया जाए तो, बिल्कुल सुरक्षित तरीका है। हमारा लक्ष्य है जड़ों से पानी और पोषक तत्वों की आपूर्ति को आंशिक रूप से बाधित करना। इसके लिए पौधे के तने के आधार पर जाइए, उसे मजबूती से लेकिन धीरे से अपने हाथ से पकड़िए और हल्के से ऊपर की ओर खींचिए। आपका उद्देश्य एक हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली चरमराहट की आवाज सुनना है। ये आवाज उन सबसे छोटी अवशोषक जड़ों के टूटने की होगी। ये ही जड़ें मिट्टी से ज्यादातर नमी और पोषक तत्वों को सोखने का काम करती हैं। इस पल टमाटर के नजरिए से क्या होता है? उसे तुरंत खतरे का संकेत मिलता है। सावधान, जड़ प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई है। संसाधनों की आपूर्ति में भारी कमी आई है। जीवन खतरे में है। और कौन सी प्रवृत्ति जागृत होती है? बिल्कुल सही, तेजी से प्रजनन करने की प्रवृत्ति। पौधा अपने सारे भंडार इस बात पर लगा देता है कि पूरी तरह से नष्ट होने से पहले वह जितना जल्दी हो सके अपने फलों को परिपक्व कर ले। ये सबसे बड़ा प्रोत्साहन है जो हम उसे दे सकते हैं। पिछले चरण की एक जरूरी बात यह है कि ज्यादा जोर न लगाए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि पौधा जड़ से उखड़कर क्यारी में बेजान पड़ा रहे। हमें बस हल्का सा तनाव देना है या हल्का सा खिंचाव महसूस कराना है। यह काम आराम से, बिना किसी झटके के करे। अगर मिट्टी बहुत सख्त है, तो आप पहले तने को थोड़ा अगल बगल हिला सकते हैं और उसके बाद ही धीरे से ऊपर की ओर खींचे। इसके उलट, अगर मिट्टी बहुत ढीली है और पौधा आसानी से हिल जाता है, तो ज्यादा सावधानी बरतें। आपका मकसद तब पूरा होता है जब आपको महसूस हो कि पौधा 1-2 सेंटीमीटर ऊपर की ओर खिसक गया है और जड़ों के टूटने की हल्की सी चरमराहट सुनाई दे। इस प्रक्रिया के बाद पौधा 1-2 दिन के लिए थोड़ा मुरझा सकता है, पत्ते लटक सकते हैं। यह तनाव और पानी की कम आपूर्ति के कारण बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया है। घबराइयो नहीं और तुरंत उसे पानी देने न लगे, वरना इसका पूरा असर खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों में पत्तियों की ताजगी लौट आएगी, पौधा नई परिस्थितियों के अनुकूल हो जाएगा, लेकिन तेजी से फलने फूलने और पकने का दमदार कार्यक्रम तब तक शुरू हो चुका होगा और पूरी ताकत से काम करने लगेगा। ठीक है, हमने पौधे को मिट्टी से मिलने वाले पोषण को सीमित कर दिया है। अब अगर आप अभी भी पौधे को पूरक खाद दे रहे हैं, तो यह सोचना तर्कसंगत है कि हमें इसे क्या खिलाना है। इस दौरान एक अटल नियम लागू होता है, नाइट्रोजन को पूरी तरह से बंद कर दे। नाइट्रोजन विकास का तत्व है। यह हरी पत्तियों, तनों और बगल की शाखाओं
कल्ले को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इस समय हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद, चाहे वह गोबर की खाद का घोल हो, मुर्गी की खाद हो या हरी खाद, हमारे लक्ष्य के विपरीत काम करेगी। ये टमाटर को बढ़ने के लिए उत्तेजित करेगी, जिससे वह भ्रमित हो जाएगा। पौधे को संकेत मिलेगा, अरे भोजन आ गया, इसका मतलब है मैं और बढ़ सकता हूं। और वह अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा फलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नई शाखाएं बनाने में लगा देगा। इसलिए नाइट्रोजन युक्त सभी खादों को अगली वसंत तक भंडार गृह के सबसे दूर वाले कोने में रख दें। हमारा काम अब विकास के लिए खाद देना नहीं, बल्कि फलों के पकने को बढ़ावा देना है। और इसके लिए बिल्कुल अलग पोषक तत्व जिम्मेदार होते हैं। जब हमने नाइट्रोजन को पूरी तरह से हटा दिया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब खाद की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। बस अब हमें सही उर्वरकों की आवश्यकता है। टमाटरों को तेजी से पकने में हमारे सबसे अच्छे दोस्त दो तत्व हैं, पोटेशियम और फास्फोरस। ये ही फलों को भरने, उनमें रंगत लाने और शर्करा, मिठास जमा करने की प्रक्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, पोटेशियम पोषक तत्वों को पत्तों से फलों तक पहुंचाने का काम करता है। ये जितना अधिक होगा, हमारे टमाटर उतने ही तेजी से पकेंगे और मीठे होंगे। वहीं फास्फोरस पौधे को इन सभी जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा देता है। इन्हें कहां से प्राप्त करें? सबसे आसान और सुलभ विकल्प है लकड़ी की राख। यह पोटेशियम, फास्फोरस और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आप राख का घोल बना सकते हैं। 10 लीटर पानी में 1 गिलास राख डालकर उसे कुछ देर भिगोकर रखें और फिर पौधों की जड़ों में डालें, या फिर बस सूखी राख को झाड़ियों के चारों ओर बिखेर दें। एक और विकल्प है तैयार मिश्रित उर्वरकों का उपयोग करना, जिन पर शरद ऋतु या ऑटम लिखा हो, या वे जिनमें एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम फॉर्मूले में नाइट्रोजन एन 0 या न्यूनतम मात्रा में हो और फास्फोरस पी और पोटेशियम के की मात्रा अधिक हो। ऐसी खाद टमाटरों के लिए विकास का प्रोत्साहन नहीं, बल्कि अंतिम पड़ाव के लिए एक ऊर्जा पेय का काम करेगी। हमारी रणनीति का अगला महत्वपूर्ण कदम है पत्तियों की छंटाई करना, जिससे पौधा स्वस्थ रहे और उसे पर्याप्त धूप मिले। मौसम के आखिर तक टमाटर के पौधे का निचला हिस्सा अक्सर इतना घना हो जाता है कि वह किसी जंगल जैसा दिखने लगता है। निचली पत्तियां अपनी मुख्य भूमिका यानी प्रकाश संश्लेषण अब लगभग निभाती ही नहीं है। वे पुरानी पड़ जाती है, पीली होकर दाग धब्बों से भर जाती है। इसके उलट वे जमीन के पास हवा के बहाव में रुकावट डालती है, जिससे फंगल बीमारियों, खासकर फाइटोफथोरा के पनपने के लिए बढ़िया माहौल बन जाता है। इतना ही नहीं, ये पत्तियां नीचे के फल वाले गुच्छों को भी छांव देती हैं और उस कीमती नमी को सोख लेती है, जिसे हमने पहले ही सीमित कर रखा है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक साफ सेकट्यूर या कैंची ले और पहली फल वाली गुच्छी तक के सभी पत्ते हटा दें। तने का निचला हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा दिखना चाहिए। घबराइए नहीं, इससे पौधे को सिर्फ फायदा ही होगा। यह तरीका एक साथ 3 काम करता है। यह हवा के संचार को बेहतर बनाता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। फलों तक धूप पहुंचती है और पौधे से अतिरिक्त नमी और पोषक तत्वों के उपभोक्ताओं को हटाता है। टमाटर के पौधे के निचले हिस्से की छंटाई करने के बाद हमें पूरे पौधे पर ध्यान से गौर करना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि टमाटर के हर गुच्छे तक अधिकतम सूर्य का प्रकाश पहुंचे। सूरज न केवल गर्मी देता है, बल्कि यह लाइकोपीन के उत्पादन का भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लाइकोपीन वही वर्णक है जो टमाटर को लाल रंग देता है। यदि कोई गुच्छा घनी पत्तियों की छाया में रहता है, तो उसके पकने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। इसलिए हमें पौधे की ऊपरी पत्तियों की जांच करनी चाहिए। उन पत्तियों को पहचानें जो सीधे फल के गुच्छों पर छाया डाल रही है और उन्हें बेझिझक हटा दें। याद रखें, पूरे पौधे को पूरी तरह से पत्ती रहित नहीं करना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों की अभी भी आवश्यकता होती है। लेकिन 2-3 ऐसी पत्तियों को हटाना जो किसी गुच्छे पर गहरी छाया डाल रही हो, यह बिल्कुल उचित उपाय है।
कभी कभी गुच्छे की स्थिति को बदलना ही पर्याप्त होता है। इसे धीरे से इस तरह बांध दे कि वह धूप वाली जगह पर आ जाए। याद रखें, सीधी धूप में बिताया गया हर अतिरिक्त घंटा आपकी फसल के तेजी से और एक साथ लाल होने की दिशा में एक कदम है। अब हम एक ऐसे घरेलू नुस्खे पर बात करते हैं जो काफी चर्चा में रहता है। इसमें केले के छिलके या पके हुए सेब को एक पॉली बैग में डालकर उसे सीधे हरे टमाटरों के गुच्छे पर लपेट दिया जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कुछ लोग इसे सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, जबकि कुछ का दावा है कि ये वाकई काम करता है। तो सच क्या है? सच तो ये है कि इस तरीके के पीछे पूरा वैज्ञानिक आधार है। याद है, हमने शुरुआत में एथिलीन गैस यानी पकने वाले हार्मोन की बात की थी। तो सुनिए, पके हुए सेब और खासकर केले यानी उनके छिलके पर्यावरण में ये एथिलीन गैस छोड़ने के मामले में चैंपियन होते हैं। जब हम इन्हें हरे टमाटरों के गुच्छे के साथ पॉली बैग में बंद कर देते हैं, तो हम एक तरह का गैस चैम्बर बना देते हैं। पॉली बैग के अंदर एथिलीन की सांद्रता तेजी से बढ़ जाती है। ये गैस टमाटर के फलों में घुसकर एक ट्रिगर का काम करती है और उनके अंदर पकने की जैव रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर देती है। ये शुद्ध विज्ञान है और ये वाकई काम करता है। तो ये कोई मिथक नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से वास्तविक और असरदार तरीका है। क्या इस प्रक्रिया को और तेज किया जा सकता है, खासकर जब रातें पहले से ही काफी ठंडी हों? जरूर किया जा सकता है। गर्माहट हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। रात में जब तापमान गिरता है, तो पौधों में होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, जिनमें फलों का पकना भी शामिल है, धीमी हो जाती है। अगर आपके टमाटर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में लगे हैं, तो आपके पास एक बड़ा फायदा है। रात में बस सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। यहां तक कि प्लास्टिक की पन्नी या एग्रो फैब्रिक से बना एक साधारण आवरण भी दिन भर जमा हुई गर्मी को रोक सकता है और अंदर का तापमान बाहर की तुलना में 3-5 डिग्री ज्यादा बनाए रख सकता है। यह दिखने में छोटा सा अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्माहट में पकने की प्रक्रियाएं कहीं ज्यादा तेजी से होती है। अगर आपके टमाटर खुले खेत में लगे हैं, तो रात में आप पौधों पर नॉन वुवन कवर डाल सकते हैं। यह उन्हें न केवल ठंडी ओस से बचाएगा, जिससे फाइटोप्थोरा रोग होता है, बल्कि एक आरामदायक सूक्ष्म जलवायु भी बनाएगा, जिससे फल ज्यादा ठंडे नहीं होंगे। रात की गर्माहट को बनाए रखना किसी मैच के अतिरिक्त समय जैसा है, जो फसल की पूरी बाजी का नतीजा तय कर सकता है। एक और तनावपूर्ण तरीका है जिसे कुछ अनुभवी माली इस्तेमाल करते हैं। यह जड़ों को तोड़ने, रूट प्रूनिंग से ज्यादा कठोर है और इसमें थोड़ी खास हुनर की जरूरत होती है। इसे तने को चीरना कहा जाता है। इसके लिए एक तेज, साफ चाकू लिया जाता है। पौधे के तने में जमीन से लगभग 5-7 सेंटीमीटर ऊपर, बिल्कुल नीचे की तरफ 5-6 सेंटीमीटर लंबा आर पार चीरा लगाया जाता है। फिर इस चीरे में एक छोटी लकड़ी की चिप या एक पतली छपटी डंडी फंसा दी जाती है, ताकि चीरे के किनारे वापस न जुड़े। इससे क्या होता है? यह चिप तने में उन संवाहक नलिकाओं के एक हिस्से को दबा देती है, जिनसे पानी और पोषक तत्व जड़ों से ऊपर की ओर जाते हैं। इससे पूरे पौधे के लिए संसाधनों की ओर भी ज्यादा गंभीर कमी पैदा हो जाती है। खतरे का यह संकेत बहुत शक्तिशाली होता है और इसके जवाब में फलों के पकने की प्रक्रिया लगभग तुरंत तेज हो जाती है। हालांकि इस तरीके का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। अगर आप ज्यादा कर देते हैं और चीरा बहुत बड़ा लगा देते हैं, तो पौधा मर सकता है। यह ज्यादातर उन मजबूत और स्वस्थ पौधों के लिए उपयुक्त है जिनके तने मोटे होते हैं। शुरुआती बागवानों, शौकिया माली के लिए मैं फिर भी जड़ों को तोड़ने, रूट प्रूनिंग के ज्यादा सुरक्षित तरीके को ही अपनाने की सलाह दूंगा। आपने अब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। अब अवलोकन का चरण शुरू होता है। आपको हर दिन अपने टमाटर के गुच्छों का ध्यान से निरीक्षण करना होगा। आपका लक्ष्य पहले ऐसे टमाटर को पहचानना है जो पकने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। शुरुआत में वह दूधिया सफेद रंग का होगा, फिर उसके एक हिस्से पर हल्का गुलाबी रंग चढ़ने लगेगा और आखिर में वह पूरी तरह से लाल हो जाएगा।
जैसे ही आपको पौधे पर ऐसा एक भी फल दिखाई दे, समझ लीजिए आपने एक छोटी जंग जीत ली है। यह पक्का संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये पहला पकने वाला टमाटर अपनी खुद की एथिलीन, वही पकने वाली गैस, सक्रिय रूप से छोड़ना शुरू कर देता है। यह गैस बारी बारी से उसी गुच्छे में अपने नजदीकी हरे पड़ोसियों पर असर डालती है और उन्हें भी लाल होने के लिए उत्तेजित करती है। यह एक वास्तविक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देता है। पहले लाल हुए टमाटर के बाद, जैसे किसी आदेश पर, बाकी टमाटर भी रंग बदलने लगेंगे, पहले उसी गुच्छे में और फिर आसपास के गुच्छों में भी। आपका काम इसी तंत्र को सक्रिय करना था और पहले पके हुए फल का दिखना इस बात का प्रमाण है कि आप सफल रहे हैं। और अंत में, किसी भी बागवान के लिए सबसे आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है धैर्य। आपने सब कुछ सही किया है। पौधे की बढ़त को सीमित किया, उसे थोड़ा तनाव दिया, पोषण और रोशनी को अनुकूलित किया। आपने एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जल्दबाजी करने या अगली सुबह ही तुरंत नतीजे देखने की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। पौधे को आपके द्वारा बनाई गई परिस्थितियों के अनुकूल होने और प्रतिक्रिया देने के लिए समय दें। आमतौर पर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के 7-10 दिनों के बाद ही स्पष्ट बदलाव दिखने लगते हैं। हर दिन झाड़ियों के पास आवर्धक लेंस लेकर दौड़ने या कोई नया बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बस अवलोकन करते रहे। आप देखेंगे कि हरे फल पहले थोड़े धुंधले पड़ जाएंगे, अपना गहरा पन्ना जैसा रंग खो देंगे, हल्के हो जाएंगे और फिर उन पर पहले नारंगी या गुलाबी धब्बे दिखने लगेंगे। यही उनकी हरी जवानी के अंत की शुरुआत है। आपका हस्तक्षेप संक्षिप्त और निर्णायक था। अब प्रकृति को अपना काम पूरा करने दें। यकीन मानिए, परिणाम आपको सुखद आश्चर्यचकित करेगा। आप अकेले लाल होते टमाटर नहीं देखेंगे, बल्कि पूरे गुच्छे देखेंगे जो एक साथ और लगभग एक ही समय में रंग भरते हुए पकेंगे। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो ट्विस्ट जिसे अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। इसका राज किसी एक तरीके में नहीं है, न सिर्फ पिंचिंग में, न जड़ों को हल्का सा डिस्टर्ब करने में और न ही सेब के साथ रखने में। राजा तो इन सभी के तालमेल में है। आप सिर्फ एक चीज नहीं कर रहे, बल्कि पौधे के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। आप उसे उसकी भाषा में समझा रहे हैं। बस अब सीजन खत्म। न पानी मिलेगा, न पोषण और न ही बढ़ने का समय। बचने का एक ही मौका है। इन फलों में लगे बीजों को तुरंत तैयार करो। पिंचिंग से विकास रुकता है। पानी कम करना और जड़ों को थोड़ा डिस्टर्ब करना एक कृत्रिम सूखा और खतरे की भावना पैदा करता है। और फालतू फूलों और पत्तों को हटाने से सारी बची हुई ऊर्जा एक ही जगह केंद्रित हो जाती है। पौधा हल्की घबराहट में आ जाता है और पकने वाले हार्मोन एथिलीन को एक साथ सभी फलों में छोड़ता है। आप उसे मजबूर नहीं करते, बल्कि मनाते हैं। और ये सब कुछ पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, बिना किसी रसायन के। तो जैसा कि आपने देखा, एक साथ ढेर सारे लाल टमाटर पाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं। बस पौधों की थोड़ी सी जीव विज्ञान समझने और सही समय पर उन्हें सही संकेत देने की जरूरत है। ये आसान है, असरदार है और आपकी फसल के लिए पूरी तरह सुरक्षित भी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए बागवानी ट्रिक्स न चूकें। आपके पास टमाटरों को जल्दी पकाने के क्या राज है? अपने आजमाए हुए तरीके कमेंट्स में शेयर करें। आइए मिलकर बेहतरीन टिप्स का खजाना बनाएं।